प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के कार्यक्रम में स्वागत है और इस मंच से आज एक बेहद खास मेहमान के साथ आपको रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ श्री मनोहर लाल खट्टर साहब है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि हरियाणा की राजनीति में इन दिनों काफी सक्रिय हैं। बहुत बहुत स्वागत है खट्टर साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले खट्टर साहब को एक बेहद अहम जिम्मेवारी दी गई थी। ये अध्यक्ष थे चुनाव संचालन समिति, यानी कि वो चुनाव संचालन समिति जिसने कि हरियाणा में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व जीत दिलाई। हालांकि बतौर संघ प्रचारक इन्होंने 1994 तक काम किया, लेकिन 1994 से एक भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में आए और बतौर एक संगठन के कार्यकर्ता, एक नेता, इन्होंने बहुत सी भूमिकाओं में अपना योगदान दिया है। कई राज्यों के संगठन मंत्री रहे हैं, हरियाणा के संगठन मंत्री रहने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति एक ऐसी पार्टी की परिस्थिति होगी जिसमें एक अनार के पीछे कई बीमार हैं, यानी कि पार्टी को नजर आ रही है कहीं ना कहीं विधानसभा में सत्ता, और शायद यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के रूप में भी लगभग 1 दर्जन के आसपास नेताओं के नाम हैं जो कि अलग अलग मंचों से उछलते हम आए दिन देखते हैं। खट्टर साहब, क्या ये पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है आज जो इतने नेता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं? पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसे गठबंधन सहयोगियों के मुकाबले अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए लगातार दबाव या प्रेशर बना रही है? रितेश जी, पहली बात तो यह है कि हरियाणा में भी केंद्र की यूपीए सरकार के कुशासन का असर तो था ही, साथ साथ हरियाणा की जो प्रदेश सरकार, हुड्डा सरकार कांग्रेस की पिछले 10 साल से जो राज कर रही है, उसी प्रकार का कुशासन जनता को देखने को मिल रहा है। उस सारे के प्रति भी गुस्सा उतना ही बराबर बना हुआ है। तो दोनों ही सरकारों के इस प्रकार के विफलतापूर्ण रवैये और हमारे विजनरी नेता का जो एक दृष्टिकोण और जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो गुजरात की है, चाहे वो मध्य प्रदेश की या अन्य राज्यों की है, और जय पार्टी के प्रोग्राम है, उन सब बातों को लेकर के एक वातावरण बना था जिसमें से हमने 7 सीटें जीती थी 8 में से। आपने शब्द इस्तेमाल किया वातावरण बना था। वातावरण अभी भी अनुकूल है या अब हालात बदल चुके हैं? अब देश में बहुत क्रिटिसिज्म मोदी सरकार का इसलिए हो रहा है कि महंगाई पर पहले तो आपने लगातार निशाने तान के रखे यूपीए की तत्कालीन सरकार पर, लेकिन आज जब अपनी सरकार सामने आई है तो कहीं ना कहीं पहले 2 या 3 महीने में जो हालात हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन और जरूरी जो वस्तुएं उनकी दाम आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में वो वातावरण को हम एक भूतकाल की बात कहें या आपको लगता है विधानसभा में अभी भी कुछ उसका जो पेरिफेरल इफेक्ट है या जो उसका रेजिडुअल इफेक्ट है आपकी पार्टी के काम आएगा? निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि ये वातावरण शायद उससे भी ज्यादा वातावरण बनकर के अब आया है। उसका एक कारण तो यह है कि उस समय चूंकि दोनों जगह पर वो सरकारें थी, जहां तक हरियाणा प्रदेश का विषय था, कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां अभी भी उनको लगता था कि प्रदेश सरकार अभी और 2 महीने 2.5 महीने बाकी बची हुई है, तो शायद उसका भी एक कहीं ना कहीं किसी किसी इलाके में एक वातावरण पर असर था कि अभी तो प्रदेश सरकार है। लेकिन अब चूंकि सबको ये लग रहा है कि प्रदेश सरकार तो रहनी नहीं है, जब ये प्रदेश सरकार नहीं रहनी है तो जो मनों के अंदर कोई थोड़ा बहुत शंकाएं थी, जो थोड़ा मन में कहीं भय था या थोड़े बहुत लालच भी जनता के जुड़े होते हैं, वो सब भी अब समाप्त हो चुके हैं। इसलिए केंद्र में तो हमारी सरकार आई है, उस समय सरकार नहीं थी, अब निश्चित आ चुकी है। तो जिनको उस समय लगता था पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, थोड़े बहुत लोग ऐसे भी तो होते ही है ना, सारे हमारे साथ जुड़ गए थे, ऐसा नहीं। आज उनको सबको लग रहा है कि केंद्र की तरफ सरकार आई गई है और उसी का असर है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आनी नहीं है। तो जो वो भय के वातावरण में जो कुछ, लेकिन उसका विकल्प भाजपा क्यों होगा? मतलब एक बड़ा सवाल है कि उसके विकल्प के लिए तो और ऐसी प्रादेशिक पार्टियां हैं, लोकदल जैसी, जो कि बहुत सालों से संघर्ष कर रही हैं। अच्छा, आपसे ज्यादा संगठित काडर है, उनको बाहर के नेता भी नहीं लाने पड़ रहे आपकी तरह। मैं उसका उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन पहले जो आपने दूसरा प्रश्न का हिस्सा पूछा था वो बता रहा हूं। जहां तक महंगाई का विषय है, महंगाई जिस सरकार ने हमको दी है, उस सरकार ने जो कुछ किया था, आज जो इतने बड़े बड़े गड्ढे वो बाकी छोड़ करके गए हैं, उन गड्ढों को भरना ही हमारा काम था। नरेंद्र भाई मोदी ने आते ही कहा था कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, इसके ऊपर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का इस समय जो कर्ज है, आज एक नवजात शिशु पैदा होता है तो अपने ऊपर 24,000 रुपए का यानी ऋण, विदेशी ऋण लेकर के पैदा होता है। तो ऐसे समय में हमको देश को भी संभालना है, जनता को भी संभालना है, तो उसमें उन गड्ढों को भरने के लिए थोड़ा बहुत वजन अगर जनता को डालना पड़ेगा तो हम डालेंगे। रेलवे का किराया बढ़ाया, एक उदाहरण मैं बताता हूं। रेलवे का किराया बढ़ने के बाद कांग्रेस ने चिल्पों की। आम आदमी परेशान है ना उससे? नहीं है, मैं उसे उदाहरण दे रहा हूं, वो नहीं है। कांग्रेस के मित्रों ने गन्नौर में एक रेल को रोका और रेल रोकने के बाद सवारियां उसमें से उतरी और सवारियां उतरते ही कहते क्यों रोका है?
नरेंद्र मोदी ने सरकार ने आते ही इतने रेट बढ़ा दिए हैं। उनका रेट तो इसलिए बढ़ाया ना कि आप लोगों ने खोखला करके रखा हुआ रेलवे को। यात्री हम हैं, हम किराया भर रहे हैं, हमको सुविधाएं चाहिए। हमको ये 10, 20, 50, 100 रुपए का जो किराया बढ़ना हमको मंजूर है, बल्कि हमको इसका एक अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा और हम इसमें अपेक्षा करते हैं कि देश के अंदर रेलवे का एक अच्छा तंत्र खड़ा होगा। जहां तक ये तो आप भाजपा के नेता होने के नाते कह सकते हैं वाली बात, लेकिन आम आदमी ऐसा महसूस नहीं करता, क्योंकि प्रभाव की बात है। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि 10 रुपए ज्यादा देकर सहूलतों की बात है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों वो पार्टी जो कि दूसरी पार्टियों को कोसती रही जब उनकी सरकारें नहीं थी, सिर्फ इस मुद्दे पर कि महंगाई है, इस मुद्दे पर कि कीमतें ना बढ़े हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, आज वो खुद जब इस परिस्थिति में है तो शुरुआत के 2 या 3 महीनों में ऐसे संदेश भेजने का क्या मतलब है? नहीं, संदेश नहीं है। हमको जनता के साथ गलत काम करना नहीं चाहते हैं। जो गलत काम आज तक कांग्रेस ने किए, हमने जनता को बताया है कि ये गलत काम कभी भी नहीं होंगे। उसमें सबसे बड़ा गलत काम जो था कांग्रेस की ओर से, वो था भ्रष्टाचार। टैक्स बढ़ाने से, रेट बढ़ाने से, या कोई विदेशी चीजें जो हम खरीद के लेते हैं, खास करके तेल हम खरीद के लेते हैं, जिस तेल भाव का खरीद करके लेना, जनता पर उतना उसको तेल भाव देना ही पड़ेगा, ऐसा हमने कहा है। हम सब्सिडीज की सरकार को बहुत लंबे तक चलाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो पहले महंगाइयां हुई हैं वो इन कारणों से नहीं हुई है, कारण उसके दूसरे थे। उसमें कारण थे भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के कारण से जो देश के एक्सचेकर के ऊपर वजन पड़ता था, प्रदेश के ऊपर भी आज उस प्रकार का वजन पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचार इन कहीं रेट से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का एक प्रकार का दुरुपयोग ऐसे नेताओं ने किया, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने किया कि उसका हमारे सामने एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। विदेशों में अपना धन ले गए। आज 125 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का विदेशों में बैंकों में पड़ा हुआ है, जिसकी सारी छानबीन हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसको हम वापस लाएंगे। आपकी बातें वाजिब है। आपने काले धन की बात की, ये सब चीजें बात है, लेकिन भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा अगर महंगाई को कम बाकी किसी ने करना है, किसी सरकार ने, तो मुझे लगता वो तो एक बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट और बेहतर मैनेजमेंट है, एक अच्छी प्रणाली को देना है। आप विदेशों के बैंकों में काले धन की बात करें, यहाँ पे देश में कितना काला धन है, उसके लिए अगर बेहतर व्यवस्था की जाए तो मुझे लगता है विदेशों का धन तो देश में जो काला धन है, जो जिस तरीके का लीकेज हो रहा है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आप एक अच्छा तंत्र, एक अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, या फिर आप विरोधियों पर निशाना तानना चाहते हैं? ठीक है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई को नीचे लाने के लिए आज उससे बड़ा शायद उसका हल अच्छी बेहतर व्यवस्था, बेहतर प्रबंधन देने में है, ना कि आप ये कहेंगे मुझे काला धन वापस लाना। देश का काला धन का आप ठीक कर रहे हैं। एक अच्छा आर्थिक प्रबंधन वो भी उसमें सहयोगी होगा इन चीजों को कंट्रोल करने में। भ्रष्टाचार तो एक स्लोगन ज्यादा बड़ा लग रहा है, एक सोल्यूशन नहीं है वो। नहीं, एक स्लोगन नहीं है वो, एक सोल्यूशन का भी एक हिस्सा है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने एक नीति बनाई कि 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, करप्शन होगा। 0 टॉलरेंस का मतलब यह है कि कल को भ्रष्टाचार में हमारा अपना भी आदमी को लिप्त होता है, उसको भी नहीं किया जाएगा। जब भ्रष्टाचार कम होगा, स्वाभाविक रूप से चीजें काबू में आएंगी, कंट्रोल में आएंगी। जहां तक आर्थिक प्रबंधन का विषय, आर्थिक प्रबंधन हमारा करना शुरू किया है। पहला बजट अभी चल रहा है, इस बजट के अंतर्गत बहुत सी चीजों का प्रबंधन हमने किया है। इसका असर निश्चित रूप से साल भर के बाद ही अपने को दिखाई देने वाला है कि पिछली सरकारों ने साल के अंदर अंदर कितना इन्फ्लेशन होती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके पास हरियाणा के लोगों के सामने जाने के लिए इतना वक्त नहीं है। एक साल तक वो इंतजार नहीं करेंगे कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन उससे पहले उनको एक फतवा, एक मैंडेट और देना है। आज उस वक्त जबकि लगातार प्रदेश में कांग्रेस आप पर निशाना साध रही है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पर परफॉर्म नहीं कर पाई है, नहीं कर पाएगी। अपने 2 महीने बाद हम चुनाव देखेंगे, उस वक्त भी कोई ज्यादा आर्थिक प्रबंधन या ऐसे कदमों के जरिए आप हालात को ज्यादा बेहतर बना पाए होंगे, ऐसी परिस्थितियां कम नजर आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है जो आप मुझे समझा रहे हैं या टीवी के माध्यम से दर्शक समझ पा रहे हैं, क्या वोटर इस चीज को समझता है? समझता है वोटर समझता है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को, वोटरों को ये बताने जा रहा हूं कि जो प्रबंधन के विषय है, ये कोई हरियाणा में खत्म, यानी कुशल प्रबंधन यहाँ होना नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी जो कुप्रबंधन का विषय है, भ्रष्टाचार की सीमा तक आगे बढ़ा है, यहाँ भी उद्योग बन गया एक प्रकार से करप्शन का। क्या अब सीएलयू है? सीएलयू एक ऐसा विषय है, इसका आर्थिक तंत्र इतना गड़बड़ाया हुआ है कि बहुत थोड़े पैसे के माध्यम से सीएलयू की आवश्यकता अनुसार वहां करवाए जा सकते हैं। लेकिन सीएलयू ऐसी इंडस्ट्री बन गई है, जब तक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कोई एक फोन नहीं जाता, तब तक सीएलयू नहीं होता। सीएलयू जमीन की जितनी कीमत है उससे ज्यादा पैसा 2 नंबर में भ्रष्टाचार के माध्यम से देना पड़ता है, तब जाके सीएलयू होते हैं अच्छी संस्थाओं के। एक आक्षेप के रूप में बात बिल्कुल उदाहरण के आवंटन में बहुत बड़ी घोटाला था, ये चीज लोकदल कहता आ रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि हरियाणा में आज सरकार कह रही है कि हमने किसानों को जो कीमतें दी वो ऐतिहासिक स्तर पर कीमतें हुई हैं, जो फ्लोर की सीलिंग के रेट बढ़ाए, जिस तरीके का किसानों को अपनी जमीनों का दाम मिला, चाहे फिर वो निजी कंपनियों ने, औद्योगिक घरानों ने उनको दिया, उनका साफ कहना है कि किसान क्यों आज आपकी बात को माने।
सीएलयू देना, उसके पीछे गड़बड़ घोटाले हैं, उसकी जांच हो गड़बड़- सकती है आज आपकी गड़बड़- सरकार गड़बड़ केंद्र में, घोटाला- उसकी जांच होनी चाहिए गड़बड़ अगर घोटाला- वो है। हाँ, लेकिन हाँ। मुद्दा है कि क्या किसानों को उनकी जमीनों के भाव मिले? मैं हाँ कह मिले। रहा हूं ना, क्या वो भाव ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़े? नहीं, हाँ वो बढ़े। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका सरोकार अपनी जमीनों के रेट ज्यादा लेना है, ना कि सीएलयू के पीछे की गड़बड़ी घोटालियों को। नहीं रितेश जी, ये जो जमीनों के भाव की बात कर रहे हैं, आज जमीनों का भाव होता मार्केट के हिसाब से। अभी जमीनों का भाव कोई आज से 25-50 साल पहले जो था, आज से वो कई गुना बढ़ गया। लेकिन अब ये अच्छे जो दाम दे रहे हैं, देखना तो ये कि वो जो दाम दे रहे हैं उसमें अपना उनका गड़बड़ घोटाला कितना है। अगर अच्छे दाम दे रहे हैं, अगर मान लो 30 लाख 40 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके पीछे 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए खुद उसमें से घपला करके, वही जब मैंने साल के बाद 2 करोड़ रुपए अगर हो जाती है, उसका वो गड़बड़ करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, मूल्यांकन तो उसको उसका भी करना पड़ेगा। मिसाल के तौर मैं छोटा सा उदाहरण आपसे सवाल मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने सीएलयू का मुद्दा उठाया, हालांकि मैं इस मुद्दे पर बाद में आना चाहता था। मिसाल के तौर पर मुकेश अंबानी यहां पर आते हैं, एसईजेड के नाम पर परियोजनाएं शुरू होती हैं। उन किसानों जिनको शायद 2 लाख रुपया फी एकड़ अपनी जमीन का मूल्य किसी वक्त मिला करता था, उनको 21 लाख रुपया फी एकड़ मिलता है। मिला। आज वो किसान जिनकी जमीनें इस अधिग्रहण से बाहर रह गई, अधिग्रहण माने कि वो निजी कंपनियों द्वारा जिनको ऑफर पेशकश नहीं किया गया जमीन लेने के लिए, वो कहते हैं कि हमारी जमीन क्यों नहीं इस भाव पे बिक पाई। तो आज अगर हम बेनिफिशियरी की बात करें तो किसान बेनिफिशियरी हुआ, ठीक है। उसमें सीएलयू किनको दिए गए, फेवर किनको दिए गए, एसईजेड की जो पूरी परियोजना थी पूरे देश में वो कॉन्क ऑफ हुई। पूरे यूपीए सरकार में एसईजेड की इतने एसईजेड खुले, लेकिन बहुत से कम एसईजेड अपने कंक्लूजन पर पहुंच पाए। वो नाकामयाब प्रोजेक्ट्स बनकर रह गए। अगर नाकामयाब बने थे, आज सवाल ये खड़ा होता है कि नाकामयाब बने प्रोजेक्ट हरियाणा में रितेश जी अगर नाकामयाब बने थे, एसईजेड खुले, लेकिन बहुत से कम एसईजेड अपने कंक्लूजन पर पहुंच पाए। वो नाकामयाब प्रोजेक्ट्स बनकर रह गए। अगर नाकामयाब बने थे, आज सवाल ये खड़ा होता है कि नाकामयाब बने प्रोजेक्ट हरियाणा में रितेश जी अगर नाकामयाब बने थे तो उसका जो आगे उसका सोल्यूशन था उसको हमको देखना ना। आज नाकामयाब बने नहीं है, नाकामयाब किए गए हैं। क्यों किए गए हैं कि जो जमीन 21 लाख रुपए किसान से ले गई थी, उसको अगर नाकामयाब करके एसईजेड को खत्म किया जाए तो वही जमीन दूसरी संस्थाओं को दे करके, और जिसके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, घपला तो यहाँ है। आखिर 21 लाख रुपए किसान को मिला है। किसान को 21 लाख रुपए दे कौन रहा था? अगर किसी निजी औद्योगिक घराने से 21 लाख रुपए किसान को दिलवाएगा तो फायदा किसान का हुआ। हाँ, इस चीज पे प्रश्न मार्क बनता है कि एसईजेड की परियोजनाएं क्यों शुरू की गई, आखिर किसका फायदा किसका नुकसान किया गया। लेकिन क्या आम आदमी किसान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये मेरा किसान के विषय तो उसमें है ही ना। मेरा विषय भ्रष्टाचार, किसान का विषय तो आगे आएगा। किसान को दाम उसकी कीमत वही कह रहा हूँ, आप उसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं। जमीन मैं भ्रष्टाचार अभी भी कह रहा हूँ। कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमने तो किसानों को ऐसे रेट दिलाया जो कि शायद वो सपने में सोच नहीं सकते। मेरा उसके ऊपर दूसरा एक कहना है, क्वेश्चन मार्क है कि एग्रीकल्चर लैंड को किसान को पैसा देकर के उससे ले लिया गया, किसान का लाभ हो गया। पहली बात तो है कि किसान को उसने 21 लाख रुपए दिया, किसान को उसने ये ट्रेंड नहीं किया कि आप इस 21 लाख रुपए का क्या करेंगे। मैं ऐसे सैकड़ों किसानों को जानता हूं जो इस प्रकार जमीन एक्वायरमेंट के बाद पैसा ले गए, लेकिन पैसा लेने के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद मैं मानता हूं कि बात इस तरीके से। हालांकि ये कहते हैं कि हमने लैंड पूलिंग स्कीम भी शुरू की, उस परियोजना में अगर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इकाई लगनी थी तो हमने उसको लैंड पूलिंग देने की कोशिश की इन टोटलिटी। लेकिन वो गलत मॉडल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स अ रॉन्ग मॉडल, एंड आई एग्री विद यू ऑन दैट। ठीक है ना, इन टोटलिटी सोचना है हमको। एक विषय को लेकर के अगर सोचेंगे और बाकी चीजों को नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना है, लेकिन जिसको जो सूट कर रहा है ना, आपको सूट कर रहा है कि आप सीएलयू की बात कीजिए, भ्रष्टाचार मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। हम किसानों को देने वाले मुआवजे की बात करेंगे, हम किसानों को पहुंचाए गए फायदे की बात करेंगे। सीएलयू इज वन पार्ट। ट्रांसफर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है। ट्रांसफर के लिए भी जितना एम्प्लॉइज को ये अपना दबा करके रखते हैं, वो आपको हमको पता है कि लाइन लगा के रखते हैं और फिर बाद में नीचे उसका भ्रष्टाचार चलता है। ये भी अपने आप में बना हुआ है। ऐसे ही भ्रष्टाचार के नाते से जगह जगह ऐसे इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हुई हैं। उस कॉम्प्लिकेशन के माध्यम से सारा कुछ पैसा कमाते हैं। जितना ये अर्बनाइजेशन के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो सारा विषय, यानी एक भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है कि जिसका कोई वर्णन करते हुए उसका एंड होता नहीं है। आखिर कहने का मेरा मतलब है कि सरकारी एक्सचेकर में से पैसा चुराया जाता है, और जब सरकारी एक्सचेकर से पैसा चुराया जाएगा इसका बोझ जनता पर पड़ेगा, और उसका बोझ जनता पर पड़ेगा तो महंगाई के रूप में पड़ेगा, टैक्स के रूप में पड़ेगा, विकास का काम होगा नहीं। और विकास के जो झुंझुने थमाए जाते हैं वो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से थमा देते हैं। अपने यहाँ विकास की योजनाएं करने का तो कोई प्रदेश के अंदर कहीं हमको कोई दिख नहीं रहा। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, विकास नाम से जो ये ढंडोरा पीटते हैं हमने इतना विकास किया उतना विकास किया। वो ढिंडोरा नहीं पीटते, क्योंकि आप तो संघ के प्रचारक भी रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी अब उनके करीबी काफी माने जाते हैं गुजरात से, लेकिन आज तो हरियाणा में अगर विकास के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही है तो उनका सीधा निशाना या सीधा जो तुलना है वो गुजरात मॉडल से है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 1000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन देती है गुजरात सरकार, देके दिखा ले।
वो और ऐसे 18 मापदंड और देते हैं जिनके लिहाज से कि गुजरात कहीं खड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो तुलना सीधा गुजरात मॉडल को टारगेट भी किया जा रहा है यहाँ पे। मैं वृद्धों यानी जो बुजुर्गों की पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन, हाँ मैं बता रहा हूँ, वृद्धावस्था पेंशन के अंदर भी दो आपको किस्से बताता हूँ। पहला तो इस वृद्धावस्था पेंशन में कुल मिलाकर के जो प्रदेश में घपले हो रहे हैं, करनाल का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। इस समय वहां की सरकारी रिपोर्ट है, उसी डिपार्टमेंट की जो उनका हुआ है, ऑडिट हुआ है, 4 करोड़ 32 लाख रुपया हर महीने का घपला करनाल जिले के अंदर पाया गया है। कैसे? 55,000 इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर नए रजिस्ट्रेशन किए, और जब ऑडिट हुआ तो उस ऑडिट के अंदर 12,000 सही पाए गए और 43,000 लोगों की वृद्धावस्था पेंशन, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, जिसके अंदर 9,000 एप्लीकेशंस ही नहीं मिल रही कि कौन लेगा और कहां गए, और व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं। और 15,000 ऐसे हैं जो डबल। ऐसी किसी भी योजना, किसी भी परियोजना, किसी भी स्कीम में इस किस्म की त्रुटियां, इस किस्म की खामियां होती हैं, किसी भी राज्य में होती है। नहीं ऐसा नहीं है। ये गुजरात में आपको, ये आपको गुजरात में नहीं मिलेंगे। केंद्र की ऐसी बहुत सी स्कीमें थी, मिसाल के तौर पर ये जो योजनाएं थी केंद्र की जिनसे कि रोजगार मुहैया होना था, युवाओं को रोजगार मुहैया, जब जमीनी स्तर पर उनको लागू करने की बात आई तो उनमें भी घोटाले मिले, त्रुटियां मिली, प्रबंधन की लीकेजेस मिली ना। पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार है, वहां पर भी उसको रोकना चाहिए, जुड़े बहुत बड़े घोटाले, उसको रोकना चाहिए। हमारा पहली प्राथमिकता होगी इसको रोकेंगे। जब इसको रोकेंगे तो बचा हुआ पैसा जनता के काम आएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि 43,000 करोड़ रुपया यानी इस प्रकार का पेंशन में दिया जा रहा है, ये एक होगा क्या? प्रदेश कर्जे में डूबेगा। 2003 के अंदर, जब 2004 के अंदर जब हुड्डा जी ने सरकार संभाली थी, उस समय हरियाणा प्रदेश के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज जब सरकार छोड़ के जा रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन 80,000 करोड़ के कर्जे को इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द जीएसडीपी आप आंकिए ना। अगर आप आर्थिक पैमाना देते हैं कि 23,000 करोड़ का कर्जा 80,000 में बदल गया, तो उनके बजट का आकार 3,000 से 30,000 करोड़ में बदल गया। ठीक है जी, वो समझेंगे कि आप अगर उस कर्जे की प्रोपोर्शनेट को या उसके जो रेशियो है उसको स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि उसी आंकलन से बढ़ा, और उसकी एक सर्टेन परसेंटेज जो एक ऐसे मानक जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए, अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो हरियाणा इज अ फार बेटर परफॉर्मिंग स्टेट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को सिर्फ आंकड़ों दिखाना चाह रहे हैं, आप कर्जा भी दिखाइए, आप आंकड़ों, लेकिन एज कम्पेयर टू द रेशियो टू द जीएसडीपी वो कहां पे खड़ा है, और उसकी तुलना और राज्यों से करें तो हरियाणा फेयर्स बेटर। मैं कहता हूं आंकड़ों के खेल में ये कहीं भी कुछ भी चीजें ले जाई जा सकती हैं, लेकिन जमीन के ऊपर चीजें क्या दिखा रहे हैं? मैं आंकड़ा को एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं आंकड़ा ही दिखा रहा हूं। मैंने कहा ना कि कर्जे के बिना इन स्टेट्स का कर्जा दिखाऊं तो 2-2 लाख, 2.25, 3 लाख ये आप गुजरात का हरियाणा का मिला लीजिए, आप गुजरात का हरियाणा का मिला लीजिए, गुजरात का मैं कहूंगा दोनों अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हरियाणा उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर मैं कहूंगी महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसपे 2 लाख करोड़ का कर्जा है, तो हम सिर्फ 2 लाख करोड़ के कर्जे को ना देखें बल्कि उनकी इकोनॉमी का साइज देखें, तो शायद उसकी तुलना में अगर उस कर्जे को तुलना में परसेंटेज वाइज भी मैं कह रहा हूं हरियाणा इज वर्स्ट देन अदर स्टेट्स। हरियाणा जीएसडीपी की रेशियो के मुकाबले जो केंद्र सरकार प्लानिंग कमीशन के मानक है, उस लिहाज से इट इज नॉट। मेरा कहना है कि इसको रोका जा सकता है। हमने भी जब सरकारें चलाई, खास करके एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसने आते ही घोषणा की थी उन्होंने कि हम अपने ऑल इंडिया लेवल का जो हमारा कर्ज है उसको बढ़ने नहीं देंगे, और हमने बढ़ना नहीं दिया, और यहां तक तय किया जो हमारा इंटरेस्ट जो हमको देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट हम अपनी कमाई में से देंगे। ये कोई बहुत अच्छी स्टेट का लक्षण नहीं है कि हम इन कर्जे ले लेकर के और अपने आंकड़े बढ़ाते जाएंगे, हमने इतना विकास किया। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूं। हमको कर्जे लिए बिना अपनी कमाई में से, अपने रिसोर्सेज में से थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम सहन कर लेंगे, लेकिन कर्ज लेकर के बढ़ाएंगे तो हमारा देश प्रदेश सब उसमें डिच में यानी एक प्रकार से खड्डे में चला जाएगा। इसको रोकना चाहिए, ये हम भारतीय जनता पार्टी की अनुभव करेंगे। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत से सवाल मेरे जहन में भी और खट्टर साहब के भी मन में बहुत सी बातें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वापस, क्योंकि संगठन के आप नेता रहे हैं, पार्टी के नेता हैं, तो वापस आपके संगठन पे आना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त दर्शकों के मन में भी बहुत से सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर हैं। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद टेढ़ी बात में हमारी टेढ़ी बात जारी है मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ। हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद टेढ़ी बात कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। मनोहर लाल खट्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे सामने हैं। लोकसभा चुनावों में अध्यक्ष थे ये चुनाव संचालन समिति के। खट्टर साहब, पिछले सेगमेंट में हमने
हुड्डा सरकार को, हरियाणा सरकार को जमकर कोसा। हालांकि बहुत से सवाल हैं और एक एंडलेस डिस्कशन है जो कि हो सकता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वापस संगठन पे आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के दौरान ऐसा समझा गया कि 8 उम्मीदवार जो उनके उतरे चुनाव मैदान में, जिनमें से 7 विजयी रहे, बहुत से ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों से लाए गए थे। और ये लगातार आरोप आक्षेप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज इतने लीडर भी नहीं है कि वो अपने सांसद पदों के लिए उनको चुनाव मैदान में उतार पाए। आज एक बहुत बड़ा वर्ग आपकी पार्टी का, एक बहुत मजबूत खेमा जो कह रहा है कि एकला चलो, हरियाणा में अकेले चलिए, भारतीय जनता पार्टी अब 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़े। क्या पार्टी के पास इतने नेता हैं? आपको लोकसभा में नेता बाहर से मंगाने पड़े थे, बेशक फिर वो विजयी रहे, लेकिन आज के अगर 90 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर आपको अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने पड़ते, तो क्या पार्टी अपने आप को इसके लिए तैयार मानती है? पार्टी इसके लिए तैयार है, लेकिन मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता कि 90 की 90 सीटों के ऊपर हमारे पास पहले के जो हमारे कार्यकर्ता नेता हैं और वो सब के सब उसमें इतनी संख्या में हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन भी है ना। हाँ, लेकिन इसका ये मानना भी नहीं है कि भी हम अच्छे लोगों को पार्टी में नहीं लेंगे। आखिर समाज के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे आकर के जनता की सेवा राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनको हम लेंगे ही। दूसरी पार्टियों में भी ऐसे कई लोग हैं जो जनता के साथ जुड़ करके चलते हैं और जनता की समस्याओं को समय समय पर अपनी पार्टियों में उठाते रहे हैं। अंतर वो नहीं है, जनता की सेवा राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनको हम लेंगे ही। दूसरी पार्टियों में भी ऐसे कई लोग हैं जो जनता के साथ जुड़ करके चलते हैं और जनता की समस्याओं को समय समय पर अपनी पार्टियों में उठाते रहे हैं। अंतर वो नहीं है, अंतर होता है पार्टी के नेतृत्व। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? भाजपा को ऐसे नेताओं अपने पास लीडरशिप की कमी है, अभाव तो है। अब मानते हैं कि हमारे पास अच्छे चेहरे नहीं है, भाजपा कद्दावर नेता नहीं, आप तो कद्दावर नेता उठा रहे हैं। अच्छे चेहरे हैं, अच्छे चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन भाजपा, मुझे मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि भाजपा अभी तक नंबर 1 और 2 की पार्टी, नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई होती थी जिन पार्टियों के बीच में, उसमें नहीं रही कभी भी। हरियाणा में हम या तो सरकार किसी की बनवाते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसमें शामिल होते थे। अगर हमारा कहीं होता तो नंबर 3 और 4 की लड़ाई के अंदर रहे हमेशा। पहली बार देश में एक ऐसा वातावरण बना है जिसके अंदर हरियाणा की जनता को भी लगा है कि विकल्प के रूप में न तो आज यहां कांग्रेस है, न यहां इनेलो है, और अकेली पार्टी तो मानो हज का भी नहीं है। अगर सबसे आगे कोई पार्टी की तरफ देख रहे हैं अपेक्षा से, तो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक धरातल पर ही उतरना होगा। वास्तविक धरातल पर जब हम उतरेंगे और जब नेतृत्व हमारा चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो अपनी सरकार बनानी है, निश्चित रूप से हमारा जो मिशन है उसको पूरा करना है, तो हमारी विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग, प्राथमिकता हम उनको रखेंगे जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। लेकिन कहीं मान लो हमको लगता है कि जीता हुआ कार्यकर्ता हमारा अपना नहीं होगा, वहां नॉन पॉलिटिकल लोग भी बहुत ऐसे हैं जो आज इस स्तर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, या दूसरी पार्टियों में वैसे जो लोग हैं जिनका छवि जिनकी साफ है, दागी नहीं है, हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं, और वो उनका एक अच्छा जनता में भी एक फेस ऐसा है कि जिसके कारण से वो जीत की संभावनाएं रखते हैं। तो उनको अगर हम लेंगे तो हमको अपना मिशन पूरा करना है, लेकिन अच्छे नेतृत्व के साथ अच्छी सरकार देनी है। आप संघ के प्रचारक है, एक बहुत अगर कहें कि सैद्धांतिक स्तर पर एक मजबूत बेस आप जैसे नेतृत्व का रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसी पार्टी माना जाता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य रहा जो कि दल बदल के लिए कुख्यात था, मशहूर है, बदनाम रहा है। यहां आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स ने पूरे देश को एक ऐसा मॉडल दिया। आज भी 2009 के अगर विधानसभा चुनावों की बात करूं तो आपके सहयोगी जो हरियाणा जनहित कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खेमा जाके सरकार के साथ आखिरी वक्त पर मिल गया, ठीक है जी। आज भी उनके खिलाफ जो अदालतों में मामले चलते रहे, विधानसभा के स्तर पर दल बदल कानून के तहत मामले चले। आज आप कह रहे हैं कि हम और पार्टियों के नेताओं को लेना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। चुनावों से कुछ कुछ दिन पहले टिकटें दी जाती हैं नेताओं को, वो आज आपकी पार्टी के सांसद बन बैठते हैं, ठीक है जी। ये जो रिवायत है, ये जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, जिसके लिए कि हरियाणा बदनाम रहा है दल बदलने का, क्या आप इसको प्रफुल्लित नहीं कर रही है आपकी जैसी पार्टियां? फिर बेशक आपके पास काडर का अभाव हो, लीडरशिप का अभाव हो, बड़े चेहरों का अभाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव ट्रेंड को हवा दे रहे हैं। फिर उसकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इज अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर। बट मेरा कहना है कि एक कल्चर खराब हो रहा है जो पहले भी रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी और शीर्ष पार्टियां अगर ऐसे ट्रेंड्स को हवा देंगी राजनीति में, और किसी भी नेता को लगेगा कि आखिरी मौके पर टिकट लाके और एमपी भी बना जा सकता है और एमएलए भी बना जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म में राजनीति को आप कहां जाता देख रहे हैं? पूरे देश की राजनीति की तो गलत मिसाल हुई है। नहीं,
मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। देखिए, एक एंगल होता है कि जो पार्टी का यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद वो किसी एक पार्टी के सिंबल पर लड़ता है, पार्टी की विचारधारा के अनुरूप एक संकल्प लेकर के जनता में प्रदर्शन करके वो लड़ता है। उसके बाद हम चाहेंगे कि जो आदमी, जो नेता जिस सिंबल पर लड़ा उसको वहीं रहकर के परफॉर्म करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति का कहीं विचारधारा में कोई मेल नहीं खाता है तो रिजाइन करना चाहिए। रिजाइन करने के बाद उसको अधिकार है वो अपने नए एंगल से नई पार्टी में विचारधारा के साथ सहमत हुए कहीं जाए तो जाए। अभी तक जिस बात को हम कंडम करते हैं और आगे भी करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई आता है जिसके ऊपर दल बदल कानून भी उसी के ऊपर लागू होता है, तो दल बदल कानून का मतलब है कि जीत करके जो जाते हैं, जैसे मानो पिछली बार हजका के 6 लोग जीते, 5 जीत करके कांग्रेस के पास चले गए, इसको हम गलत मानते हैं। अगर उनको जाना भी था, पहले रिजाइन करना, कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव जीतते हैं तो जीते, हमको उसमें आपत्ति नहीं है। इसलिए पहले आयाराम गयाराम का जो विषय होता था, नेता के नेता, शीर्ष नेता अपनी टीम को, टोली को लेकर के इधर से उधर चले जाते थे, वो आज भी हम गलत मानते हैं। जनता कांग्रेस की विचारधारा या कुछ ऐसी विचारधाराओं से जिनसे आपकी पार्टी का मेल नहीं रहा है शुरू से, ऐसे नेताओं को, ऐसे कद्दावर नेताओं को जो कि उसी पार्टी की संस्कृति में रचे बसे हैं, उनको अपनी पार्टी में लेने में आपको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो चुनावों से पहले आपके पास आ रहे हैं। सही आप कह रहे हैं फॉर्मेट से। विचारधारा का जो आंकलन होता है वो पार्टियों का और पार्टियों के शीर्ष नेताओं का ज्यादा होता है। तो शीर्ष नेतृत्व जो होता है उसको हमको ध्यान रखना होता है कि इसकी विचारधारा क्या रही और कैसे इसने कैसे सरकार चलाई है, क्योंकि चीजों को लागू करने में भूमिका जो होती है नेतृत्व की होती है। जो साधारण वहां एमएलए रहे हैं या मान लो उनके नेता उस नाते से रहे हैं कि जो सेकंड कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी रहे होंगे, वहां भी अपना संघर्ष करते रहे हैं, वो जनता के साथ जुड़े रहे हैं। उसमें अच्छे लोग आज अगर हमारी पार्टी विचारधारा के साथ जुड़ करके चलना चाहते हैं, जनता में उनका स्थान है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी में ओपनली आएंगे। यहाँ कोई टिकट की कंडीशन पर तो हम ले नहीं रहे, ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं। एक एक जगह पर 10-10, 12-12, 15-15 लोग आ रहे हैं, और 15-15 लोग भी ऐसे जो शायद चाहते तो सभी होंगे चुनाव लड़ना, लड़ तो एक पाएगा। जब एक लड़ पाएगा इसका मतलब बाकी 15 लोग भी हमारे विचारधारा के साथ जुड़ करके तो रहना चाहते ही है ना। आज विचारधारा के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, या आज उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी का समय अच्छा चल रहा है, लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी, उस लहर के रथ पर या उस लहर की एक रॉ में बहकर आप अपने राजनीतिक मकसद को हासिल करना चाहते हैं। बहुत से नेता लगभग उन बरसाती डड्डुओं की तरह होंगे शायद, जो कि इसी सीजन में, इसी मौसम में, इसी आपके अच्छे दिनों में आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इसको आप ये कैसे समझ सकते हैं कि वो हमारी विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं? वो तो आपके अनुकूल हालात का फायदा उठाकर उसको लिवरेज कर आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीति में जो आने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसको आपको अलग करके देखना पड़ेगा। बाकी जो पार्टियों में जिस प्रकार के लोग वहां जुड़ते हैं, वो सत्ता के माध्यम से अपना लाभ उठाना, कुछ ना कुछ लाभ के माध्यम से अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने उसको बढ़ाने का काम वो करते हैं। ये संस्कृति वहां रही है। कहीं कहीं ये लगता होगा उनको कि शायद यहां सत्ता आएगी तो यहां भी हम वो काम जाकर के वही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोग आएंगे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को, विचारधारा को देख करके आएंगे। यहां कम से कम उनको उस प्रकार का अपना कोई भी मकसद अगर लेके आते हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। इसके उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा नरेंद्र भाई मोदी की कार्य पद्धति, उस कार्य पद्धति में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी आते ही सबसे पहला निर्देश क्या दिया कि आपको निजी तौर पर अपने मंत्री बनने के बाद 12 से 14 लोगों को यानी रखने का पूरा अधिकार है। वो किसी को भी रख सकते हैं, पहले रखते ही रहे हैं, लेकिन पहला निर्देश उनको ये मिला कि इस टीम में आपके परिवार का आदमी, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र का कोई रिश्तेदार, ये लोग नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक संस्कृति, जो राजनीतिक संस्कृति पनपी है, राजनेताओं का जो भ्रष्टाचार का जो इतिहास दिखता है, उसमें उनको भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाने वाले लोग उनके रिश्तेदार होते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार करता तो उनको बचाने वाले लोग उनके रिश्तेदार होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला फार्मूला यह निकाला कि नहीं, यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। और जब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, आखिर सरकार तो चलवानी तो ऐसे सब लोगों से है ही है, तो चलवानी है तो सुनिश्चितता करना कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। कार्य संस्कृति में प्रधानमंत्री ने खुद इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद भी सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक काम करने की जो संस्कृति डाली है, अब उनका चाहे स्टाफ हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे उनके मंत्री हो, सबको ध्यान में आया कि यहाँ काम करना पड़ेगा। अगर इस संस्कृति में आकर के और बाहर के ऐसे लोग जो आज तक शायद इस अनुसार नहीं ढले होंगे और यहाँ करके ढलने का अपना मन बना के आते हैं, तो देश तो चलाना तो इन्हीं सब लोगों से ही है। आप लोकसभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, उस वक्त टिकटों के आवंटन को लेकर बड़े किस्म के सवाल किंतु परंतु हुए। ऐसा भी कहा गया कि कुछ रसूखदार लोग पैसे का इस्तेमाल कर अपने पैसे के बाहुबल पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो पा, और
आक्षेप इल्जाम भी लगे उस पर जो नेतृत्व था। हालांकि फिर वो सब चीजें बेमाना हो जाती हैं जब आपके नतीजे आपके अनुकूल आ जाते हैं, वो सब बातें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो आप नरेंद्र भाई मोदी की कार्यप्रणाली की चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इसके चलते पार्टी या संगठन के स्तर पर भी बहुत बड़ा मैसेज गया, और लोकसभा के तुलना में अब विधानसभा में जो चयन होगा, टिकटों के आवंटन होगा, उसमें काफी हद तक ये जो संकेत लीडरशिप दे चुकी है, इनको जहन में रखकर ही आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, टिकटों का चयन होगा, क्योंकि कम से कम जो आरोप लोकसभा में लगते रहे वो विधानसभा में ना लगे। इस चीज के लिए संगठन कितना संजीदा है? एकदम पहले भी संजीदा था, आज भी संजीदा है कि किसी भी प्रकार के गलत तरीके से यहाँ कोई अपना आके चयन करा लेगा, ऐसा संभव नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी में, कैडर में, या मानो टिकटें देते समय जो कैंडिडेट्स का चयन होता है उसकी प्रक्रिया शायद सब लोग नहीं समझते हैं। उसके अंदर हम पार्टी कैडर के माध्यम से भी जानकारियां लेते हैं, उसमें सर्वे भी कराए जाते हैं, उसमें आप जैसे मीडिया के लोग भी अपनी राय रखते हैं, वो भी हम उसमें से निकाल के लाते हैं। सरकार के अपने भी साधन सोर्सेज होते हैं जिसके माध्यम से सारी चीजें आती हैं। जनता में छवि ठीक है। अब किसी का पैसा होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा होने वाला लेकिन क्राइटेरियन होता है, एक जैसे कहते हैं एक विनेबिलिटी क्राइटेरियन होता है कि ये कैंडिडेट स्ट्रांग है, ये जीत सकता है। दूसरा है कि कैंडिडेट के पास पैसा ज्यादा खर्च करने के लिए और चुनावों में इतना पैसा लगा सकता है कि ये जीत सुनिश्चित कर पाए। तो एक विनेबिलिटी का तो फैक्टर रहता होगा इस धनाढ़ उम्मीदवार के। नहीं, विनेबिलिटी एक खाली पैसे से नहीं होती है। विनेबिलिटी में बड़ा फैक्टर होता है जनता में उसकी छवि क्या है। अब छवि वाला व्यक्ति पैसे वाला भी हो सकता है, वो बिना पैसे वाला भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भी जिनके पास पैसा है उनकी छवि अच्छी हो नहीं सकती, या ऐसा नहीं है कि भी जिनके पास पैसा नहीं है उनकी छवि अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी छवि रख करके ही जीतेगा, वरना तो सारे पैसे वाले आके जीत लेते। पैसे वाले भी जीतेंगे, बिना पैसे वाले भी जीतेंगे। इतना ही है कि जो बिना पैसे वाला है उसको व्यवस्था करनी होगी तो उसको भी जनता में जाकर के अपना पार्टी कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से जाकर के व्यवस्था करनी होगी चुनाव कैसे लड़ना है। पार्टी को उसका थोड़ा सहयोग करना होगा चुनाव कैसे लड़ना है। जिसके पास पैसा होता है, कम से कम एक फैक्टर ये ध्यान में आता है कि इसको इस बात की समस्या नहीं आएगी कल को चुनाव कैसे लड़ना है। उसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी कुछ अपना पार्टी के यानी एमएलए के नाते से खर्च करना वो अपने पास से खर्च करेगा। तो ये उसका एक फैक्टर है। सब कुछ उसका पैसा ही उसकी जीत के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी की यानी कैंडिडेट की छवि जनता में कैसे जिससे वो जीत सके, ये उसकी प्राथमिकता का कारण होता है। लेकिन पार्टी में, संगठन के बीच में आज बहुत ज्यादा खींचोतान लोकसभा चुनावों से पहले भी हमने देखी, और क्या अब भी रहेगी। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं या पूछने की आपसे प्रयास कर रहा हूं कि आला कमान के नेतृत्व या पार्टी के भीतर जो खेमे हैं, कुछ खेमे आपको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक नेता थे विनोद शर्मा, जो कि आपकी पार्टी में शायद आना चाहते थे, इस किस्म की बातें थी। फिर आपके सहयोगी पार्टी के साथ उनका लगभग तय हो चुका था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कि उनको ज्वाइन करना था हरियाणा जन कांग्रेस को, लेकिन आखिरी मिनट पर एक शीर्ष आपकी पार्टी के नेता सुषमा स्वराज जी ने कुछ एतराज ट्विटर के माध्यम से जताया, जिसके बाद वो सारा पूरा जो प्रोसेस था उसको एक टॉर्पीडोइंग वाला अगर नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। तो इस किस्म के खेमे, इस किस्म के जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है पार्टी में, आप आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ते देखते हैं, क्योंकि अब तो मुद्दा सिर्फ एक इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के चुनाव का नहीं है, बल्कि एक नेतृत्व पर भी इस वक्त बहुत ज्यादा रस्साकशी देखने को मिल रही है कि जनहित कांग्रेस के साथ फॉर्मूले को रिवाइज करने की क्या संभावना है, या उसके साथ गठबंधन करना भी है, नहीं करना है, ऐसी आवाजें उठ रही हैं। तो अब संगठन के नजरिए से बहुत ज्यादा खींचोतान अंदर बढ़ती देख रहे हैं आप? मैं इसको खेमाबाजी नहीं कहता। ये व्यक्ति का, हर व्यक्ति के बारे में सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, और हमारे यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र भी है। आंतरिक लोकतंत्र में बहुत कोई एक आदमी ने कुछ कह दिया उसको बिल्कुल डेडली फॉलो करना, ये हमारे परंपरा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के बारे में राय भी रखता है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद, सारी बातें विचार करने के बाद अंत में जो निर्णय होता है, निर्णय की एक प्रक्रिया है। उस निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय हो जाता है तब वो सबके लिए लागू होता है, और जब सबके लिए लागू होता है फिर कोई समस्या इसमें आती नहीं है। इसलिए कोई इस प्रकार की खेमाबंदी का कोई विषय नहीं। चलिए, खेमेबाजी नहीं है, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद खट्टर साहब से जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर कुछ सवाल है मेरे जहन में जो मैं पूछूंगा, क्योंकि आज आम और खास आदमी ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में क्या प्लान है, और क्या वो एक संगठन, एक गठबंधन के रूप में इन चुनावों में उतरना चाहेंगे। एक पार्टी, वो पार्टी जो कि लोकसभा में एक बहुत भारी जीत हासिल कर चुकी है, अर्जित कर चुकी है, वो खुद अकेले इन चुनावों में अपनी किस्मत को आजमाना चाहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद टेढ़ी बात में हमारी बातचीत मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ जारी है।
ब्रेक के बाद टेढ़ी बात कार्यक्रम में हमारे साथ मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इन विधानसभा चुनावों में, आगामी विधानसभा चुनावों में इनकी भूमिका अहम रहने वाली है। लोकसभा चुनावों में बतौर पार्टी के संचालन कमेटी के सदस्य और एक अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत बड़ी जीत भाजपा को हासिल हो पाई थी। कहीं ना कहीं उसी जीत को दोहराने की कोशिश और उम्मीद पार्टी का काडर कर रहा है। खट्टर साहब, उम्मीदें बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अगर हम विरोधी पार्टी, विपक्षी दलों की बात को समझें तो वो भारतीय जनता पार्टी को एक सीरियस प्लेयर या इतना बड़ा एक निर्णायक फैक्टर नहीं मानती है। बेशक वो फिर एक पावर इक्वेशंस को चेंज करने वाली पार्टी साबित हो सकती है विधानसभा चुनाव में। उसका कारण ये कि शायद 35 या 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस प्लेयर के रूप में वाकई अगर अकेली खड़ी होती है तो हम समझ सकते हैं कि 35 या 40 सीटों पर ये और पार्टियों को दिक्कत दे सकती है। आज 45 सीटों पर आपका और हजका का एग्रीमेंट है। बहुत प्रेशर है क्या पार्टी के आला कमान के ऊपर कि हजका के साथ अपने जो संबंध है, अपना गठबंधन है, उसको तोड़ा जाए या फिर उसकी टर्म्स और कंडीशन को रिवाइज किया जाए, फॉर्मूला बदला जाए, 45 की बजाय कुछ और फॉर्मूला जिसमें कि ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी का है? बहुत ज्यादा प्रेशर इंटरनली है पार्टी में। यह तो ठीक है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये विषय उठा है और उसमें जनता का जो एक प्रकार का जो झुकाव है, लगाव है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो जीत हासिल की, उसमें से इस समीक्षा का एक विषय आया। पार्टी के नेताओं ने भी, हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता भी इस पर अपनी बातचीत रखते हैं। हालांकि ये कोई अभी तय हुआ नहीं है कि आगे चल करके क्या होना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका डिसीजन करेगा, अभी वो प्रोसेस में सारी चीज। फिर भी हरियाणा के ज्यादा लोगों का मत यह है कि इसका कोई ना कोई समीक्षा करके इसका दोबारा से विचार किया जाए। अब विचार क्या होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इस फैसले में देरी नहीं हो रही आपके हिसाब से? अब महज 1.5-2 महीने और चुनाव कोड कब लग जाए इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। शायद उम्मीद की जा रही है अगले 2-3 या 4 हफ्तों में चुनाव जो कोड है लग सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या पार्टी या पार्लियामेंट बोर्ड को आपको लगता नहीं कि फैसला थोड़ा जल्द लेना चाहिए? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ये पार्टी के फेवर में होगा, पार्टी के हित में होगा अगर सही समय पर यह निर्णय लिया जाए। और जिस तरीके के बयानबाजी इस डीले के चलते, इनऑर्डिनेट डीले के चलते जो बयानबाजी दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से आ रही है, वो मुझे लगता है ज्यादा डैमेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं गठबंधन को। और अगर आखिरी सिरे पर आके मौके पर गठबंधन टूटता तो ऐसी स्थितियों में पार्टी के लिए, दोनों पार्टियों के लिए दिक्कतें तो खड़ी होंगी। ठीक है, जल्दी हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा लेट होगा और ठीक सोच समझ करके विचार करके किया जाएगा तो उसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। समय का अपना एक फैक्टर होता है, लेकिन समय के साथ साथ निर्णय क्या होता है उसको ठीक समझ करके सभी संदर्भ को किया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत जल्दीबाजी में भी लिया गया निर्णय कई बार नुकसानदायक हो जाता है। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या समझते हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ आपका जो गठबंधन है उसकी टर्म फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए? निश्चित रूप से मेरा अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारे आंतरिक एक लोकतंत्र के नाते से ये सारी बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर तय होती हैं। हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। बहुत से नेता ऐसे इन्हें सार्वजनिक स्तर पर इतना ओपन कर रहे हैं और दूसरे गठबंधन सहयोगी पर इस किस्म के आक्षेप या कटाक्ष कर रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, हर तरफ से काम चल रहा है। तो ये ओपन जो पब्लिक में आपने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करने का जो कार्यपद्धति रही है, जिस प्रकार का मेरा ओरिएंटेशन है, मैं तो यही कहूंगा कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, किया तो अच्छा नहीं किया। ऐसा ओपनली जाकर के ये बातें पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए, चाहे वो आपस में अपनी पार्टी में करनी हो, चाहे गठबंधन के साथियों के साथ करनी हो। हम मान लो इकट्ठे चलना है तो बहुत ही अच्छा है, अलग भी होना तो एमिकेबली भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। एमिकेबली अलग होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छाड़ करके अलग होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो एक आपसी समझौते का मतलब होता है कि एक अच्छी व्यवस्था को देने के लिए विचार विमर्श है। तो अच्छी व्यवस्था देने के लिए गठबंधन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन इसको एक दूसरे के खिलाफ बोल करके तोड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा पोस्ट पोल अलायंस या प्री पोल अलायंस के नजरिए से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, क्योंकि आपका बहुत पुराना एक पृष्ठभूमि रही है, एक इतिहास रहा है जबकि भाजपा ने लोकदल के साथ इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े और अच्छे नतीजे भी लाए। ऐसी परिस्थितियां रही लोकसभा चुनावों से पहले, अटकलें कयास चलते रहे कि शायद लोकदल के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाए। आज भी समझा जाता है कि लोकदल शायद काफी हद तक अगर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग होती तो उसमें उसकी दिलचस्पी रह सकती थी। क्या वो पॉसिबिलिटी कहीं आसपास है, आपके सोच के दायरे में है, घेरे में है, ये रूल आउट टोटली किया जा रहा है कि लोकदल के साथ कम से कम भाजपा नहीं चलेगी? मुझे जहां तक लगता है अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई लोकदल या इनेलो के साथ चलेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनेलो को भी
इस समय हरियाणा के अंदर कोई स्थान नहीं है। उनका नेतृत्व वो एक प्रकार से कटघरे में खड़ा है। 10 साल की सजा भोग रहे हैं। उनके दूसरे बेटे वो 10 साल की सजा भोग रहे हैं। तीसरे बेटे का पता नहीं कि किस प्रकार नए केसेस उनके कब खुल जाए कब न खुलें। और जैसे वो जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, उस जातिवादी पॉलिटिक्स को हमारे यहाँ स्थान नहीं है। ये अलग बात है कि हमने पहले उनको सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस को अलग रखने के लिए किया। कांग्रेस की सरकार बने ये हम नहीं चाहते। कांग्रेस की सरकार न बने इसके लिए हमको दूसरे अल्टरनेटिव को अगर हमने सपोर्ट भी किया था तो केवल उस हेतु को लेकर किया था। और आपको ध्यान में होगा कि हमने ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में शामिल नहीं हुई। हमने जब भी सरकार को उनको बनाने के लिए मौका दिया तो उनको सपोर्ट करके दिया, 3 बार सपोर्ट किया। तो इसका भी आखिर रिजर्वेशन जो रही है तो वो रिजर्वेशन यानी आज भी होंगी ही ना। लेकिन आज चूंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचना नहीं है, जब कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचना तो हमारे लिए कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, हमारी अपनी सरकार बनेगी। ऐसा हमको विश्वास है कि जनता हमको समर्थन ज्यादा दे रही है। ये हमको पिछले लोकसभा के चुनाव में तो ध्यान आया ही है। आज भी जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हमारी तरफ अप्रोच करना, हमको मिलना, हमसे बात करना, जनता में गुस्सा दिखाई देता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले में भी सरकार बना सकती है और यदि गठबंधन हुआ तो और अच्छी सरकार बनेगी, ऐसा मान के चलते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले पिछले सेगमेंट में कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को आज शायद दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में देखते रहे आज तक। तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हम पहले में हैं। अब इस वक्त आप अपने आपको पहले में मानते हैं और इसका फैक्टर यही है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का केंद्र में होना, इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना और ये सब फैक्टर आपको लगता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रीय या प्रादेशिक राजनीति थोड़ी अलग होती है। लेकिन आज की डेट में भी क्योंकि 2 महीने से ही अब यानी सरकार आई है तो उसका कोई प्रादेशिक और देश के वातावरण में अंतर पड़ गया ऐसा नहीं है। आज भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सारे जो चुनाव होंगे ना, ये एक प्रकार के नरेंद्र भाई मोदी के ही नेतृत्व के हिसाब से होंगे। और नरेंद्र भाई मोदी का जो नेतृत्व है, जो आकर्षण है, वो जितना पहले था उससे कहीं ना कहीं बढ़ा ही है। इस 2 महीने की परफॉर्मेंस में भी उन्होंने जैसे दुनिया भर के अंदर जाकर के अपना एक प्रकार का एक अच्छा मैसेज दिया, संदेश दिया है। यहां भी हमारे चाहे अपने कैडर में, चाहे सरकार में, चाहे काम करने की पद्धति में, ये सारे जो बदलाव लाए हैं, इससे जनता की अपेक्षाएं एक प्रकार से ठीक उनको लग रहा है कि ठीक दिशा में जा रहा है। दिशा ही तय होती है। आज जनता में पूरा विश्वास है कि ये सरकार ठीक दिशा में जा रही है और इसी प्रकार की दिशा अगर हरियाणा सरकार में भी बनती है तो जनता का आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए नेतृत्व वही है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेंगे, कोई ओवर कॉन्फिडेंस का विषय नहीं है। हाँ, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, ये हमको भी लगता है आ रहे हैं और अच्छे लोग बाहर से अप्रोच कर रहे हैं। उसका सिलेक्शन का एक सिस्टम है, उस सिलेक्शन के सिस्टम के माध्यम से हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। अपनी भूमिका को इन चुनावों में कैसे देखते हैं? 2 परिस्थितियां हैं। एक तो आप जिस तरीके से लोकसभा में आपने चुनाव संचालन का काम किया और पार्टी के संगठन के अग्रणी कार्यकर्ता नेता के रूप में आपकी भूमिका रही, एक तो आप वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपको खुद भी कुछ सीटें हैं, गुड़गांव, रोहतक है, करनाल है, फरीदाबाद है, ऐसी सीटों से आपको भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। और जब मैं कह रहा हूं कि पार्टी के पास सर्टेनली बड़े चेहरों और नेताओं की कमी भी है और उम्मीदवारों के चयन, और अगर पार्टी अकेला चुनाव लड़ती है तो उनके पास सर्टेनली एक बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती पार्टी के संगठन के सामने है। तो अपनी भूमिका को बतौर एक संगठन के नेता के रूप में, बतौर एक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में देखेंगे या समझेंगे कि इस बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें आज तक आपने कभी अपनी किस्मत की आजमाइश नहीं की है, वहां पर भी इस पर जाने की पूरी तैयारी है? निजी स्तर पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक जो काम करने का तरीका पहले भी रहा है, आज भी वही है। हम पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं और पार्टी समर्पण का मतलब यही होता है कि भी अपने बारे में सोचने का कभी सोचा भी नहीं और कोई अधिकार भी नहीं है मुझे। मैं हर एक कार्यकर्ता को अंडरलाइन करके कहता हूं, भैया पार्टी में अपने बारे में सोचने का अधिकार मत रखो, अपना दायित्व समझो। दायित्व के नाते से हमको एक ये बताया गया कि पीर, बवर्ची, भिश्ती, खर, ये 4 शब्द हैं। आपको किसी भी भूमिका का निर्वाह करने के लिए कहा जाए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी की सूचना मिलेगी, हमारा सोचना बंद हो जाएगा। यानी कि लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कूदने की इस बार पूरे आसार है? कूदने का नहीं, पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी अगर ये समझती है कि भी मुझको अगर चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के कोई भूमिका निभानी है तो उसके लिए भी तैयार है। और लगता है कि नहीं चुनाव लड़वाना है, लड़ना नहीं है, तो लड़वाने के लिए जैसे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर दायित्व मिला, इस प्रकार का कोई दायित्व मिलता तो उसको भी निर्वहन करने के लिए तैयार है। अब मेरा आखिरी सवाल, जो कि मेरा पहला सवाल था, इनफैक्ट उसका जिक्र मैंने सबसे पहले सवाल में किया था, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई आज ऐसी परिस्थिति की एक अनार कई बीमार, मुख्यमंत्री पद के इतने दावेदार, अपने ट्वीट से लेकर अपने फेसबुक पेजेस पर अलग अलग नेताओं ने अपने आप को ऑलरेडी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है।
इतने नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इस पूरे मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट चेहरा बतौर एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में इन चुनावों में उतार पाएगी, चाहे फिर वो गठबंधन के साथ हो या फिर अकेली हो पार्टी? आपको इसकी परिस्थिति या इसकी इस पूरी संभावना की गुंजाइश नजर आ रही है, या आपको लगता है कि ये फैसला चुनावों के बाद होना चाहिए, नतीजों के बाद होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भी एक समय ऐसा था जब हमारे विरोधी दल और उसमें कहीं कहीं हमारे मीडिया के मित्र भी शामिल हो जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई ऐसा चेहरा ही नहीं जिसको ये मुख्यमंत्री बना सके। वो उस समय का आपत्ति का विषय था। आज जब ये विषय आ गया कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हालांकि इसमें किसी ने अपनी कोई दौड़ बनाई हुई ऐसा नहीं है। बताया आपके ट्विटर और फेसबुक पेजेस पर उन्होंने अपने आपको एज कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टरियल समर्थक लोगों का एक अभियान होता है, शुभचिंतकों का अभियान होता है, वो चलाए रखते हैं। और कोई भी किसी भी नेता का समर्थक शुभचिंतक होगा, वो चाहेगा कि हाँ मेरा जो नजदीकी आदमी है, नजदीकी नेता यही मुख्यमंत्री बन के आया तो उसको अच्छा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी संख्या हो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज कम से कम आप दर्जन भर कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर मान लो अगर 90 के 90 विधानसभा के लोग कहें कि हाँ मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, कम से कम एक भरोसा ये तो होता है ना कि हाँ हर एक एमएलए में इतना एक कम से कम क्षमता है, उसका एक इतना टैलेंट है कि वो देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश को चलाने की क्षमता रखता है। तो ये मैं जहां तक संगठनात्मक बात है मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, नेगेटिव नहीं मानता हूं। लेकिन लोगों से स्पष्ट चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में आज कौन परिभाषित करता है? हाँ। उनका नेतृत्व कौन करता है? कांग्रेस के लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्पष्ट नेता के रूप में आ रहे हैं। एक बार फिर वो हैट्रिक के नाम पे जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कह सकती है कि चुनावों के बाद इसका फैसला अक्सर होता रहा है। प्रधानमंत्री पद तक का उम्मीदवार तो उन्होंने घोषित नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे हैं और पार्टियों के पास, आपके पास नहीं है। दूसरी बात, नहीं चेहरे तो हो गए ना बहुत, दूसरी चेहरा नहीं है। हाँ, दूसरी बात जहां तक प्रादेशिक दलों का विषय होता है, प्रादेशिक दल की एक मजबूरी होती है, उनको प्रदेश में अपना एक चेहरा घोषित करना ही होता है। मजबूरी तो आपकी भी है, लेकिन आपके पास चेहरा नहीं है। नहीं, सुनिए आपके पास कई चेहरे हैं, उसमें से किसको पहले लाएं? बता रहा हूँ प्रादेशिक पार्टियों का कि ये एक संकट होता है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस तो प्रदेश। हाँ, नहीं कांग्रेस में भी ये विषय चल रहा है, वो किसको प्रोजेक्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पिछले दिनों बात आई थी कि सब जगहों बदलने वाले हैं, और शायद महाराष्ट्र में शिंदे जी के नाम आ गया था। क्लियर हो गया कि मुंडा के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तो अभी भी चीजें कई चल रही हैं। खैर मैं कांग्रेस की इस बात को नहीं करता, मैं अपने ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आता हूँ। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है ना, जनता में उसका प्रादेशिक नेता कौन होगा इतना असर नहीं होता जितना राष्ट्रीय नेता का असर होता है। तो राष्ट्रीय नेता जैसे भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट है कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उनके नेतृत्व का जो एक प्रभाव, एक असर जो पहले था वो आज भी है। प्रदेश का नेता कौन हो कौन नहीं हो इसका बहुत बड़ा असर कोई हरियाणा की जनता पर जाएगा ऐसा नहीं। जहां तक हरियाणा में चेहरा आगे बढ़ाने की बात है, वहां तक ये एक निश्चित सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये बैठ करके विचार करते हैं किस प्रदेश में हमको घोषित करना, किसको नहीं करना। लेकिन चुनाव से पहले और बाद में ये भी एक रणनीति का विषय होता है, और जो रणनीति का विषय होता है ना वो कभी भी मीडिया के माध्यम से, हाँ मीडिया के माध्यम से जनता को नहीं बताया जा सकता। लेकिन आपकी बात जो आप कह गए तो वो तो लोगों ने सुन ली, जो आप नहीं कहे वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी मोदी फैक्टर के बलबूते पर ही पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में है। उनके पास स्थानीय मुद्दों का शायद इतना नहीं मुद्दे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप नेता की बात करेंगे तो जैसे आपका जो कमेंट है वो अपने आप में एक जवाब भी है मेरा, जिसको मैं तलाश रहा था कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वुड बी द फैक्टर, और यहाँ के स्थानीय नेताओं के मैटर नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी फैक्टर हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल में मैंने बताया कि जितना राष्ट्रीय नेतृत्व का असर होता है प्रदेश का असर उतना होता है, लेकिन केवल प्रदेश का नेतृत्व यही सब कुछ रिजल्ट रहता है ऐसा नहीं है। ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसमें एक असर उसका होता है, और हम राष्ट्रीय, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल में मैंने बताया कि जितना राष्ट्रीय नेतृत्व का असर होता है प्रदेश का असर उतना होता है, लेकिन केवल प्रदेश का नेतृत्व यही सब कुछ रिजल्ट रहता है ऐसा नहीं है। ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसमें एक असर उसका होता है, और हम राष्ट्रीय दल के नाते से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की लड़ाई लड़ी है और उसमें एक अच्छी विजय प्राप्त की है, अच्छी सफलता प्राप्त की है। ऐसा प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता का नाम घोषित होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, राष्ट्रीय नेता तो हमारा तय है ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब, समय इजाजत नहीं दे रहा हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, लेकिन आपने बहुत खुले दिल से और बेबाकी से जितनी बातें रख सकते थे, हालांकि
उसी दायरे के, अपनी पार्टी, अपने डिसिप्लिन के दायरे में रहकर ही सभी बातें की। कुछ मेरे सवालों के जवाब नहीं आ पाए, जिसका मुझे थोड़ा बहुत मलाल जरूर होगा, लेकिन सर्टेनली जवाब सब दिए, लेकिन आप जैसा चाहते थे शायद वैसा ना हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। हेडलाइन नहीं बनी होगी। नहीं, हेडलाइन बनाना मेरा मकसद भी नहीं है, अब तमाशा खैर हम खड़ा भी नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों के जहन में कुछ सवाल होते हैं जिनके शायद हम समय से पहले उम्मीद कर रहे थे, उनके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। लेकिन आपकी संगठन की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। और उम्मीद करेंगे हमारे दर्शकों ने भी खट्टर साहब के साथ इस बातचीत को खूब एंजॉय किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की आज की मनोस्थिति और संगठन क्या सोच रहा है भीतर से, हमने कोशिश की कि इनसे ज्यादा से ज्यादा बातें निकलवा पाए। इस मन से कामयाबी कुछ हमें मिली नहीं, कुछ नहीं भी मिली। बहरहाल उम्मीद करेंगे आपको चर्चा, बातचीत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब, एक बार धन्यवाद। ठीक।